मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का ये 220 केवी उपकेंद्र है। इस उपकेंद्र पर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे आउटसोर्स सब स्टेशन जो इस उपकेंद्र उज्जैन शहर के आसपास हैं, वहाँ के आउटसोर्स के उपकेंद्रों के ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण देने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं परीक्षण संभाग उज्जैन के कार्यपालन यंत्री सुभाष साकोरीकर साहब और इस उपकेंद्र के प्रभारी जो हैं प्रवीण शर्मा साहब, और ये दो ऑपरेटर्स जो रातड़िया उपकेंद्र से आए हैं। आप अपना नाम बताइए। सर हेमराज बेतोड़। फिर से बोलिए। हेमराज बेतोड़ सर। सुनील वास्के। और साथ में हमारे पास मेंटेनेंस क्रू जो यहाँ पर है उनके एम्प्लॉयज़ हैं, और हमारा ऑपरेटिंग स्टाफ भी है यहाँ पे, और सुपरवाइज़र। 220 केवी उपकेंद्र का ये सिंगल लाइन डायग्राम है। अब हम इन दोनों आउटसोर्स के जो ऑपरेटर्स हैं इनको इस सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से सब स्टेशन का लेआउट समझाएंगे। हम शुरुआत करते हैं। किसी भी उपकेंद्र पर सामान्यतः दो बस होती हैं, एक मेन बस होती है और एक ऑक्सिलरी बस होती है। तो दो बस होती हैं। बस का मेन फंक्शन ये है कि इस पे जो भी पावर आएगी जो इस बस पे आएगी और यहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। तो ये इस उपकेंद्र की 132 केवी की मेन बस है और ये उसकी ऑक्सिलरी बस है। आप मेन बस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उसके पास में जो मेन बस आइसोलेटर के पास में ब्रेकर होता है और ऑक्सिलरी बस के पास में ये करंट ट्रांसफार्मर रहता है। इस सिंगल लाइन डायग्राम को समझने से पहले आप हर इक्विपमेंट, इस पे जो जो कंपोनेंट इक्विपमेंट लगे हुए हैं आप उनको समझें, है ना। इस सिंगल लाइन डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले इस सिंगल लाइन डायग्राम में जो लीजेंड का डायग्राम बना हुआ है उसमें सभी इक्विपमेंट दर्शाए गए हैं। इनको पहले समझें। ये सबसे ऊपर है ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद है आइसोलेटर, ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, फिर ये करंट ट्रांसफार्मर है, ये लाइटिंग अरेस्टर को इंडिकेट करता है, ये वेव ट्रैप है, ये कपलिंग कैपेसिटर है, ये पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, और ये सीवीटी है। इस सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से अब हम समझेंगे कि सब स्टेशन पे पावर कैसे आती है और कैसे एक्सपोर्ट होती है, हमारे 33 केवी पे आती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये एक फीडर देखते हैं, ये 132 केवी का आगर फीडर है। तो पावर 132 केवी के फीडर से सबसे पहले जो उपकेंद्र पे आएगी उसके डेड एंड टावर पे सबसे ऊपर वेव ट्रैप लगा रहेगा, कपलिंग कैपेसिटर लगा रहेगा। ये दोनों इक्विपमेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। इस तरह से पावर आएगी और सबसे पहले यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर होगा एक, और फिर सीटी है, और ये लाइन साइड आइसोलेटर है, ये ब्रेकर है, और ये मेन बस का आइसोलेटर है। तो ये पावर यहाँ अगर ये आइसोलेटर दोनों लगे हैं और ब्रेकर है तो ये पावर मेन बस पर आएगी, और इस मेन बस से फिर ये किसी आउटगोइंग फीडर जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर, या हमारे 132/33 ट्रांसफार्मर पर अपन पावर लेंगे। तो ये 63 MVA का ट्रांसफार्मर है इस उपकेंद्र का। तो ये मेन बस पे सप्लाई है। यहाँ से ये इसका बस साइड आइसोलेटर, ये ब्रेकर और ये लाइन साइड आइसोलेटर, ये तीनों अगर क्लोज हैं तो पावर इस तरह से इस ट्रांसफार्मर पर आएगी, और इस ट्रांसफार्मर से फिर 132 से 33 केवी बनेगा, और ये दोनों ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ ये लाइटिंग अरेस्टर भी लगे हुए हैं, है ना, इसकी सेफ्टी के लिए। फिर ये पावर इधर आएगी मेन बस ये यहाँ पर, और यहाँ से फिर ये सीटी, ब्रेकर और आइसोलेटर से 33 केवी की बस को चार्ज कर देंगे, और इसके बाद ये बस से अलग अलग 33 केवी के फीडर्स को हम सप्लाई देंगे। जैसे ये घटिया फीडर है,
इसका मेन बस आइसोलेटर लगा रहेगा, ब्रेकर, सीटी, और ये आइसोलेटर अगर क्लोज है तो पावर इस तरह से यूँ करके ये इस तरह से यहाँ जाएगी। तो ये हो गया अपना पावर किस तरह से बस पे आती है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी तरह ये 220 की पावर भी आएगी, जो ये 220 आप लेके 132 kV ट्रांसफार्मर से 132 kV की बस को चार्ज करेंगे, और इसी बस से जो फीडर पे पावर एक्सपोर्ट भी होगी, इंपोर्ट भी होती रहेगी एज़ पर सिस्टम की रिक्वायरमेंट, है ना। अब एक ऑपरेशन और इस बस का समझेंगे हम। 33 kV के फीडर को किस तरह से ट्रांसफ़र पे डाला जाता है। ये घटिया फीडर है और मान लो इसके ब्रेकर में प्रॉब्लम आती है, या इसके ब्रेकर पे कोई आपको हार्ड पॉइंट दिखाई देता है, ब्रेकर साइड का या आइसोलेटर के या सीटी पे कोई हार्ड पॉइंट दिखे, तो इस तरह इसके किस तरह से हम इसको ट्रांसफ़र पे डाल के ये ब्रेकर को अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा इस बस पे ट्रांसफ़र ब्रेकर कहाँ पर है। ये है ट्रांसफ़र बे। हम इसका ऑक्सिलरी आइसोलेटर लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र बे के भी मेन बस का और ऑक्सिलरी का आइसोलेटर लगा देंगे। इस ऑक्सिलरी ये जो ट्रांसफ़र बे का कंट्रोल एंड रिले पैनल जो रहता है, इसमें सामान्यतः वही सेटिंग रहती है जो फीडर्स पे रहती है 33 के। इसके बाद ये ब्रेकर हम ऑन करेंगे, तो ब्रेकर ऑन करने के बाद सप्लाई घटिया फीडर को इससे भी जाएगी और इससे भी जाएगी, दोनों फीडर से जाएगी। जब इसके बाद ये ब्रेकर हम बंद कर सकते हैं, बंद कर देंगे और ये दोनों आइसोलेटर हम खोल देंगे, तो सप्लाई अपनी ये ट्रांसफ़र पे चली गई और इस ब्रेकर को हम अटेंड कर लेंगे। और जब ब्रेकर अटेंड हो जाएगा, हमको फिर से नॉर्मल करना है, तो ये दोनों आइसोलेटर फिर से लगाएंगे और ये ब्रेकर को ऑन कर देंगे। और इस ब्रेकर को ऑन करने के बाद फिर ये ऑक्सिलरी आइसोलेटर दोनों के, घटिया फीडर का और ट्रांसफ़र का, और ये इसको खोलने से पहले सबसे पहले ये ब्रेकर जैसे ही ऑन होगा आपका, ये ब्रेकर ऑफ करना है ना। ये ध्यान रखना, कोई भी आइसोलेटर का ऑपरेशन बिना ब्रेकर के ऑफ करना नहीं है। फिर ये आइसोलेटर खोल के और ये खोल देंगे, तो ये फीडर फिर से अब ये मेन बस पे रहेगा इस तरह से। और जब किसी लाइन को फाल्टी हो जाती है लाइन, तो भी आपको ये लाइन साइड आइसोलेटर खोलना है ना, किसी भी फीडर का, और फिर लाइन साइड आइसोलेटर खोल के फिर उसको परमिट देना है। बिना ये आइसोलेटर खोले किसी भी O&M डिस्कॉम को ये परमिट नहीं देना है, ठीक है। ब्रेकर बंद करेंगे, ब्रेकर तो आपका ट्रिप हो ही जाएगा फाल्टी होगी, तो ये आइसोलेटर खोल के ही आप परमिट देंगे। और इसी तरह जब किसी फीडर 132 kV के किसी फीडर को डालना हो ट्रांसफ़र पे, तो प्रोसीजर यही रहेगा, लेकिन उस टाइम जो ट्रांसफ़र बे है उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी कंट्रोल पैनल पे वही से डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले पे वही सेटिंग हो जो आपके फीडर पे है। तो वो सेटिंग आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी रहती हैं कंट्रोल रूम में, उसकी सेटिंग DPR की वही डालेंगे जो फीडर जिसको ट्रांसफ़र पे डालना है, और फिर वो ऑपरेशन करेंगे, ठीक है।